दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आशा है आप लोग आनंद मंगल होंगे। गर्मी के दिनों में अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। केयरफुल रहिए। और अभी आगे आगे थोड़ा-सा और गर्मी बढ़ने वाली है। 10-15 दिन के बाद में अगर मौसम ने केरला में हिट किया, तो जून के आखिरी तक नॉर्थ इंडिया में मानसून आने की संभावना है। लेकिन उस गर्मी को तो आप झेलते ही रहेंगे। जो दूसरी गर्मी चल रही है इलेक्शन की, वो आज शाम को 6 बजे तक समाप्त हो जाएगी। 7वें फेज का जो चुनाव है, आज खत्म हो जाएगा और उसके बाद में लोग बाग टीवी के सामने बैठ कर के विभिन्न चैनलों पे बैठ कर के अपना एग्जिट पोल जो जो कई कंपनियां करती हैं उसको सुनेंगे। इससे पहले कि एग्जिट पोल आप लोग सुने 6 बजे के बाद, मैं अपना प्रेडिक्शन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस बार के इलेक्शन में क्या होगा। इलेक्शन के प्रेडिक्शन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। वो ये है कि मैंने 67 से इलेक्शन देखे हैं। 67 में कांग्रेस इंदिरा जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रही थी और कांग्रेस में जो पुराने लीडर थे उनके बीच और इंदिरा गांधी के बीच रस्साकसी भी चल रही थी। तो कांग्रेस की हालत बहुत पतली थी। फिर भी 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस विजयी हुई थी और इंदिरा जी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उससे पहले वो राज्यसभा की मेंबर थी, इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा था। तो 67 में उन्होंने रायबरेली से अपने पति जी के फिरोज गांधी के कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा था। तो वो इलेक्शन मैंने देखा था। शायद मैं उस समय थर्ड या फोर्थ में था, थर्ड में था, मेरे ख्याल में थर्ड में था। हमारे चायल कंस्टिट्यूएंसी हुआ करती थी उस समय, कौशाम्बी कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी, चायल कंस्टिट्यूएंसी थी। इलाहाबाद में 3 कंस्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, इलाहाबाद और चायल और उधर फूलपुर। तो चायल को बाद में जब कौशाम्बी जिला बन गया तो उसका नाम उन्होंने कौशाम्बी कर दिया है। उसमें प्रतापगढ़ की भी 2 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी मिला दी हैं, बाबागंज और कुंडा। उसके बाद 71 में इलेक्शन हुए। 71 में इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और कांग्रेस को तोड़ करके अलग से कांग्रेस पार्टी बनाई। कांग्रेस इंदिरा से बोलते थे और उनको बहुमत मिला। उसके बाद फिर मैंने 77 के भी इलेक्शन देखे हैं, जिस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, फिर भी इमरजेंसी लगी हुई थी तभी भी इलेक्शन हुए थे। उस समय मैं देहरादून में था, बीएससी कर रहा था। 77 में बीएससी पार्ट 1 में था। तो उस समय जनता पार्टी जीत गई थी। फिर 80 में इलेक्शन हुए, इंदिरा जी वापस आ गई थी। उसके बाद 85 के इलेक्शन हुए थे इंदिरा जी के हत्या के बाद, जिसमें राजीव गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस फिर से जीत गई थी। तो 80 के बाद फिर 85 के बाद में 90 या 89 में इलेक्शन हुए थे, जब राजीव गांधी हारे थे और फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 89 के बाद में फिर गड़बड़ हुई और 91 में दोबारा इलेक्शन हुए। उस समय
राजीव गांधी की हत्या हो गई थी तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। फिर 96 में इलेक्शन हुए। फिर 96 के बाद 98 में इलेक्शन हुए। 98 के बाद में फिर 99 में इलेक्शन हुए। 99 के बाद 2004 में हुए, 2009 में हुए, 2014 में हुए, 2019 में हुए और ये 2024 के इलेक्शन है। तो मैंने 67 से लेकर के इसके पहले 52, 57, 62 3 इलेक्शन छोड़िए तो मैंने 15 इलेक्शन देखे हैं। और इन इलेक्शन को देखने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब की बार का जो इलेक्शन है, एक तो भयंकर गर्मी में हुआ है और दूसरा ये है कि इस इलेक्शन में जनता बड़ी शांत थी। जनता के अंदर कोई ज़्यादा उत्साह नहीं था। क्या होता है, जब जनता के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है, उसके खिलाफ रोष होता है, तो वो पोलिंग बूथ में जाकर के उस पार्टी को हराने के लिए वोट देती है। लेकिन जब स्टेटस को बनाने का इरादा रहता है, तो उनके अंदर कोई उत्साह नहीं होता। दूसरी बात ये है कि 2014 में जब कांग्रेस को हरा करके नरेंद्र मोदी साहब आए थे, उस समय कांग्रेस को हराने के लिए पब्लिक का उत्साह था। 2019 में जो इलेक्शन हुए, उसके पहले जो पुलवामा का घटना हुई थी, उसके बाद में जो बालाकोट में गवर्नमेंट ने स्ट्राइक करवाई थी, एयर स्ट्राइक करवाई थी, उसके लिए देशभक्ति का एक जज्बा था, तो वो था। अब की बार वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने काफी कोशिश की कि 22 जनवरी को जो उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ किया, प्राण प्रतिष्ठा की, और भी कई इश्यूज हैं, उनको लेकर के वो आगे बढ़े। लेकिन शायद जनता के सामने वो नहीं जा पाया, क्योंकि जनता को ये लग रहा है कि आएंगे तो नरेंद्र मोदी ही आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ही। तो ठीक है, जो भी है, नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपोजिशन लीडर्स ने एक अलायंस बनाया था, जिसको इंडी अलायंस बोलते हैं। उसकी शुरुआत पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस की जबरदस्ती के कारण कांग्रेस ने कर्नाटका का इलेक्शन जीत लिया था। तो उनको ऐसा लगा कि अब हम हिमाचल का भी इलेक्शन जीत लिया था, तो उनको लगा कि हम अब बहुत आगे बढ़ गए, पब्लिक हमारे फेवर में है। तो उन्होंने अपना सिक्का चलाना शुरू किया और उस चक्कर में नीतीश कुमार को लगा कि ये जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, इसका फायदा मुझे तो मिलने वाला नहीं है, राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाएंगे, तो वो हट गए वहां से। उसके बाद में जो अलायंस है वो डिसेरे में चला गया। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, वो एक अलग बात है। लेकिन जो अलायंस है उसके अंदर कोई कोहेशन नहीं दिखा। जो कोहेशन मैंने जनता पार्टी के बनने के टाइम में देखा था कि जिस समय की सारी अपोजिशन पार्टियां इकट्ठा हो गई थी इंदिरा जी के खिलाफ लड़ने के लिए, उसमें चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल था, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी का भारतीय जनसंघ था, सोशलिस्ट पार्टी थी, और सारी पार्टियां इकट्ठा हो गई थी। इन लोगों ने इकट्ठा होकर के जो अलायंस बनाया था, ऐसे ही 89 में राजीव गांधी को हराने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो जन मोर्चा बना था, वैसा कोalition दिखा नहीं। उसके लिए और भी मैं आगे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि ममता बनर्जी, जो कहने के लिए तो इंडी अलायंस की एक सहयोगी पार्टी है, लेकिन उन्होंने वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल कहने के लिए तो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और दिल्ली में कांग्रेस के साथ में मिलकर के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। और इसी तरीके से केरला में कम्युनिस्ट पार्टी कहने के लिए तो इंडिया अलायंस के पार्टनर है, लेकिन वहां पर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो
बिहार में पिछले लोकसभा में लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट नहीं मिली थी। फिर भी वहां पर उन्होंने कांग्रेस के साथ में समझौता करके सीटों का समझौता किया और इलेक्शन लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है। वहां पर पता नहीं कैसे अखिलेश यादव ने इनको 17 सीटें दे रखी हैं। पिछली बार उनके पास में, कांग्रेस के पास में सिर्फ 2 सीटें थी, एक अमेठी एक सीट थी सिर्फ रायबरेली की, लेकिन फिर भी उनको 17 सीटें दी हैं। देखो क्या होता है वहां पर। तो भारतीय बहुजन समाज पार्टी पिछली बार 2019 के इलेक्शन में मुलायम सिंह के साथ में मिलकर के, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़ी थी और अच्छी खासी सफलता प्राप्त की थी। 5 सीटें समाजवादी पार्टी को आई थी और 10 सीटें शायद बहुजन समाजवादी पार्टी को आई थी। अब की बार बहुजन समाज पार्टी अलग से इलेक्शन लड़ रही है। तो बहुजन समाजवादी इलेक्शन लड़ रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़ रही है और इनका यहाँ पर टीएमसी के भी एक कैंडिडेट शायद भदोही से खड़ा हुआ है। जहां तक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि भारतीय जनता पार्टी वाला जो लेड अलायंस है, उसमें अपना दल, अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी है, ओपी राजभर की पार्टी है और संजय निषाद की पार्टी है। तो ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके के साथ में इलेक्शन लड़ रही है। तेलंगाना में पिछली बार वो विधानसभा में इलेक्शन जीत गए थे, तो वहां पर वो लड़ रही है, लेकिन वहां पर जो चंद्रशेखर राव की पार्टी है बीआरएस, उसका शायद अस्तित्व खत्म हो रहा है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के साथ में हाथ मिलाया हुआ है। तो ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना प्रेडिक्शन बताने के लिए आगे बढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं। सेकेंड नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां 48 सीटें हैं। थर्ड नंबर आता है वेस्ट बंगाल का, जहां से 42 सीटें हैं। और चौथा नंबर आता है बिहार का, जहां पर 40 सीटें हैं। तो यूपी की 80 सीटें, महाराष्ट्र की 48 सीटें, वेस्ट बंगाल की 42 सीट्स, बिहार की 40 सीट्स, इसके बाद मध्य प्रदेश की 39 सीटें हैं शायद वहां पे, 29 मध्य प्रदेश में 29 है, मुझे ऐसा लगता है। जस्ट अ मिनट, मध्य प्रदेश में 29 और राजस्थान में राजस्थान में 25 और गुजरात में 26 यहीं पे रहते हैं। तो ये 80, 48, 42, 40, 29, 35 और गुजरात में 26। कर्नाटका में 28 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। इन मेजर स्टेट्स में बात करते हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं और हरियाणा में 10 सीटें हैं। तो यूपी की बात करते हैं। यूपी है सबसे मेजर स्टेट। 80 सीटों में मेरे हिसाब से, चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी ने पिछली बार 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ में इलेक्शन लड़ा था, तो बहुजन समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से जो 2014 का स्कोर है 72 का भारतीय जनता पार्टी का, उससे वो आगे बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी को
4-5 सीटें मिल सकती हैं जो पिछली बार उनको मिली थी। इसके अलावा हो सकता है कि रायबरेली की सीट राहुल गांधी निकाल लें। हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके सामने बहुत वीक कैंडिडेट है। फिर भी कहा नहीं जा सकता क्या हो रहा है। वो वायनाड से रायबरेली भाग करके आए हैं। तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में एनडीए अलायंस को 72+2 रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर की सीट अनुप्रिया पटेल निकाल लेंगी, तो 74 के आसपास में मिलने वाला है इनको। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बड़ा घपला हो रखा है, क्योंकि एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है और शिवसेना भी दो फाड़ हो चुकी है। ये जब पार्टियां टुकड़े टुकड़े में हुई, उसके बाद में जनता का मूड क्या है क्या नहीं है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़े बड़े जो पॉलिस्टर्स हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मरता क्या ना करता, अगर मैं बीजेपी की जो सॉलिड सीटें हैं उनको लेके चलूं तो 30 सीटें शायद महाराष्ट्र से इनको मिल सकती हैं, एनडीए को, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को। इसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो पब्लिक चाहती है कि चेंज चाहती है। पिछली बार जब 2021 के विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और पोस्ट पॉल जो वायलेंस वहां पर हुआ था, उससे वहां की जनता बड़ी त्रस्त है। वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को किसी तरीके से हराना चाहती है। आज भी जब इलेक्शन हुए हैं वहां पर तो कुछ गड़बड़ हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो पिछली बार की बीजेपी की वहां पे टैली है 18 की, उसको बढ़ा सकती है और वो 25 तक ले जा सकती है। 25 से ज्यादा मैं वहां पर सीट देने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि ममता बनर्जी के डर के मारे मतदाता क्या करता है क्या नहीं करता है इसका कुछ अंदाजा अभी लगाया नहीं जा सकता। बिहार में नीतीश कुमार की हालत थोड़ी खराब है। बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ में लेकर के इलेक्शन लड़ रही है, उसमें चिराग पासवान भी हैं। तो हो सकता है कि वहां पर पिछली बार मेरे ख्याल में आउट ऑफ 40 39 उनके पास में था, जनता राष्ट्रीय जनता दल का कुछ था ही नहीं। तो हो सकता है कि यहाँ पर 35 सीटें ले लें। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है। एलजेपी को, लोकनायक जनशक्ति पार्टी जो है चिराग पासवान की, उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसी के तरह से जो जीतन राम मांझी हैं उनको भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो 35 सीटें मैं वहां पर दे सकता हूँ। एमपी में पिछली बार 28 सीटें बीजेपी के पास में थी। एक सीट छिंदवाड़ा वाली जो थी वो नकुल नाथ के पास में थी, कमलनाथ के पुत्र जी हैं। तो अब की बार ऐसा लगता है कि एमपी, क्योंकि पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ में थे, अब की बार वो अलग हो गए हैं और कमलनाथ भी पिछले दिनों कुछ ऐसा संकेत दे रहे थे कि उनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी है। तो हो सकता है कि कमलनाथ का लड़का नकुल नाथ अपनी सीट निकाल ले, तो यहाँ पर मैं 28 ही सीटें देने को तैयार हूँ। राजस्थान में लोग बाग बोल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, बाड़मेर में भाटी साहब जो है वो तकलीफ दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ जगहें हैं जहां पर शायद विजय राजे सिंधिया कुछ गड़बड़ की लड़की वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ गड़बड़ कर सकती हैं। तो राजस्थान में सीटें कम हो सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं राजस्थान की 20 सीटें देने को तैयार हूँ। इसके बाद गुजरात। गुजरात में मैं कोई चांस नहीं लूंगा, 26 की 26 सीटें उनके पास में जा रही हैं, क्योंकि कोई और उनके पास में अल्टरनेटिव नहीं है। तो अहमद पटेल भी नहीं रहे कि वहां पे कुछ कर सकें। कर्नाटका में क्योंकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की पार्टी वहां पर रूल कर रही है, तो हो सकता है कि वहां पर कुछ लॉस हो।
तो मैं कर्नाटका में 20 सीटें देने को तैयार हूँ, क्योंकि देवगौड़ा की पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़ रही है। तमिलनाडु में अन्नादुरई ने कोयम्बतूर में काफी अच्छा कंटेस्ट किया है, तो शायद 1-2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां से मिल सकती हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का वहां पे खाता खुल सकता है। तो वहां पर मैं मैक्सिमम 2 ही सीट दूंगा। के बाद पंजाब में गड़बड़ हो रहा है। पंजाब में अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चारों लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो कैंडिडेट खड़े किए हैं बीजेपी ने, वो बहुत सॉलिड हैं, बहुत ठोस हैं। उसमें दरबारा सिंह के पुत्र जी हैं बिट्टू, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो एमपी हुआ करते थे रिंकू, वो हैं। अमृतसर से संधू साहब हैं, जो पहले अमेरिका में एम्बेसडर थे। ऐसे ही बठिंडा से एक आईएएस ऑफिसर को खड़ा किया है, जो पहले से आईएएस ऑफिसर थी। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। तो मैं पंजाब में मैक्सिमम 6 या 7, अच्छा, अमरिंदर सिंह की पत्नी पटियाला से खड़ी हो रही हैं, वो भी हैं। तो ये जो सीट है बड़ी, मतलब जो स्टेट है वो बड़ा क्रूशियल है, फिर भी मैं यहाँ पर 8 सीटें देने को तैयार हूँ। बाकी सीटें हो सकता है आम आदमी पार्टी लेके चली जाए। हरियाणा में चूंकि हुड्डा साहब रोहतक से अपने लड़के को लड़ा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को। पिछली बार वो हार गए थे। और खट्टर साहब करनाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो डाइसी है मामला, फिर भी मैं इनकी 8 सीटें देने को तैयार हूँ। तो इनको अगर मैं टोटल करूं तो 5, 5, 10, 5, 15, 8, 23, 6, 29, 2, 31 और 8, 39 और 8, 47, 4, 7, 11, 3, 14, 2, 16, 3, 19, 2, 21, 2, 23, 2, 25, 2, 27, 27। बाकी सब जगह छोड़ देता हूं मैं। इन्हीं सीटों को अगर मैं ले लेता हूं तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस को 277 मिल रहा है। इसके बाद अगर मैं इसमें दिल्ली जोड़ दूं, दिल्ली की सातों सीटें मिल रही हैं। और उत्तराखंड की 5 सीटें हैं। लोग बाग बोलते हैं शायद 100 सीटें कम हो जाए, मुझे नहीं लगता सीटें कम होगी। तो 5 सीटें ये हो गई। हिमाचल की 4 सीटें हैं। एक बार अभी बोलते हैं मंडी में कंगना रनौत के खिलाफ जो उनके पुत्र जी खड़े हुए हैं वीरभद्र सिंह के, तो उस चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं 3 सीटें ये दे देता हूँ इधर की तरफ को। और इसके बाद आंध्रा में 25 सीटें हैं। अब की बार जगन रेड्डी को तकलीफ हो रही है, टीडीपी बीजेपी के साथ में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनको 20 सीटें मिलेगी। असम में 14 सीटें हैं, शायद एक डुबरी की सीट अलग से चली जाएगी, तो असम में 13 सीटें दे देता हूँ। ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट बनी गई है, तो वहां पर हो सकता है क्लीन स्वीप हो या फिर 1-2 सीटें गड़बड़ हो, तो मैं 10 सीटें वहां पर दे देता हूँ। केरला में 1-2 सीटें उनको मिल सकती हैं, दैट इज नॉट काउंटेड। तो 84, 5, 89, 3, 92 और 20, 92 और 20, 312। इसके अलावा बाकी जहां जगह पर इधर उधर कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 303 से ज्यादा सीटें तो मिलेंगी। ये 320 भी हो सकती हैं, 340 भी हो सकती हैं। ये मेरा प्रेडिक्शन है। इसके बाद इनके जो अलाइज हैं, अगर वो 20-30 सीट निकाल सके तो जो एनडीए है उनका टोटल टैली 375 के आसपास हो सकता है। ये
मैंने 2 महीने की जो न्यूज़ आई हैं, उनको देख कर के और जो पब्लिक ओपिनियन है ट्विटर में और बाकी जगह सोशल प्लेटफ़ॉर्म में जो वो लोग पोस्ट करते रहते हैं, उसके आधार पर बनाया है। देखते हैं कि एग्ज़िट पोल जब शुरू होगा, उस समय उनका क्या इरादा होता है और क्या रिज़ल्ट आता है। तो कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, माय प्रेडिक्शन इज़ 325 टू 340 फॉर बीजेपी, रेस्ट जो इनके एलाइज़ हैं, उनको कितना मिलता है, वो देखते हैं। तो ये मेरा फाइनल फिगर है। ये मैं आपको अपना प्रेडिक्शन बता चुका हूँ। अगर इसमें कुछ आगे-पीछे होता है, तो इसका दोषी मैं नहीं हूँ। जो मैंने पेपरों में पढ़ा है, जो मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है, उसके आधार पर ये किया है। तो आशा है आपको मेरा ये जो प्रेडिक्शन है या जो वीडियो है, वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में या स्ट्रीम में किसी और इश्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।